हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाति लर्निंग अकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान को। देखिए, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जहां जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे सजीव, उनकी विशेषताएं एवं आवास के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूरी पृथ्वी पर ना एक समान तापमान है और ना ही वहाँ की मिट्टी जलवायु एक समान है। कहीं अत्यधिक ठंड है तो कहीं अत्यधिक गर्मी है, तो कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं बहुत कम बारिश होती है। तो ऐसे में वहाँ जो जीव पाए जाते हैं उनमें भी भिन्नताएं देखने को मिलती है। जीवों के अलावा पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें भी अलग अलग भिन्नताएं होती हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो पर्वतों पर ओक, चीड़ और देवदार जैसे वृक्ष होते हैं। साथ ही यहाँ पर याक और बकरी पाए जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान में यानी या फिर ये कहें कि मरुस्थलीय जो प्रदेश हैं वहाँ पर नागफनी और कैक्टस के पेड़ पाए जाते हैं और ऊंट देखने को मिलता है। साथ ही साथ समुद्र तटीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर केजुराइना के वृक्ष और केकड़े तथा मछलियाँ पाई जाती हैं। यानी इसमें क्या है कि जहाँ जैसी जलवायु है उसके अनुसार जीवों में, पेड़ पौधों में भी विविधता होती है। भिन्न भिन्न जीव जंतु और पेड़ पौधे हमें देखने को मिलते हैं। अब हम लोग जानेंगे आवास एवं अनुकूलन के बारे में। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, आवास क्या है? किसी जीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं यानी जरूरतों के लिए जीव जो है अपने आवास पर निर्भर रहता है। जैसे मानव का हो गया कि हम लोग अपने घरों में रहते हैं, वैसे ही अगर हम लोग चिड़ियों की बात करें तो चिड़ियों का क्या होता है कि वे जो घोंसले बनाते हैं उनका आवास वही है। अगर चूहे की बात करें तो चूहा बिल बनाकर रहता है मिट्टी में, तो वो बिल क्या हो गया? उसका आवास हो गया। आवास का अर्थ है वास स्थान यानी एक घर। अब हम लोग जानेंगे अनुकूलन के बारे में। अनुकूलन क्या है? देखिए, सजीवों की सभी किस्मों में ऐसी कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती हैं, जिसमें प्रायः पाए जाते हैं। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है उसे अनुकूलन कहते हैं। सामान्य सी बात है, अगर हम लोग जीव जंतु की बात करें तो जैसे मछली है वो पानी में रहती है। क्या हम 24 आवर पानी में रह सकते हैं? नहीं, हम लोग पानी में रहने के लिए नहीं बने हैं। लेकिन मछली के उसके अंदर जो ऐसी शारीरिक संरचनाएं हैं, साथ ही उसके अंदर ऐसी योग्यताएं हैं जिसकी बदौलत वह पानी में रह सकता है। अगर हम लोग जंतु के अलावा पौधे की बात करें तो जैसे कैक्टस का जो पौधा है वो केवल मरुस्थल जो है वहां पर रह सकता है। क्या अन्य जो वृक्ष हैं वो रह सकते हैं? नहीं रह सकते, क्योंकि उन्हें ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तो वो मरुस्थल में नहीं रह सकते हैं। वैसे अपनी अपनी योग्यताओं के कारण, अपनी अपनी विशेषताओं के कारण जो जीव हैं वे किसी स्थान पर रहते हैं और इसी योग्यता को हम लोग अनुकूलन कहते हैं। फ्रेंड्स, अभी हमने आवास के बारे में और अनुकूलन के बारे में जाना। अब देखिए, आवास को वैसे तो कई भागों में वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है, लेकिन सामान्य रूप से, मुख्य रूप से अगर कहें तो इसके दो भाग हैं। पहला है जलीय आवास, दूसरा है स्थलीय आवास। जलीय आवास के अंतर्गत नदी, समुद्र, झील और दलदल आते हैं। वहीं अगर हम लोग स्थलीय आवास की बात करें तो इसके अंतर्गत वन, घास स्थल, मरुस्थल, तटीय पर्वतीय प्रदेश जो है वे सभी स्थलीय आवास के अंतर्गत आते हैं। अब एक एक करके हम लोग सबको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहला है स्थलीय आवास। अब स्थलीय आवास क्या है? आवास का मतलब जो होता है वो वास स्थान होता है, और स्थलीय यानी स्थल का मतलब जमीन होता है। तो इसका शाब्दिक जो अर्थ हो गया वो ये है कि स्थल यानी जमीन पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को हम लोग स्थलीय आवास कहते हैं। अब जो स्थलीय आवास है इसके अंतर्गत क्या हो सकता है? वन। वन कहाँ होगा? जमीन पर ही तो होगा। तो वनीय जो प्रदेश हैं, साथ ही घास के जो मैदान हैं वो मरुस्थल, तटीय और पर्वतीय क्षेत्र जो है वो स्थलीय आवास के अंतर्गत आते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं। इसके अलावा हम लोग दूसरा देखेंगे जलीय आवास। अब जलीय आवास में क्या है? जलाशय यानी नदियां, जो दलदल हैं, झील हैं, समुद्र हैं, ये सभी जहां पर पौधे और जंतु जल में रहते हैं उसे हम लोग जलीय आवास कहते हैं। उस स्थान को जलीय आवास कहा जाता है। यहां तक हो गई बात। अब हम लोग जानेंगे जैव घटक और अजैव घटक के बारे में। देखिए, कोई भी आवास है, चाहे सामान्य सी आप मान लीजिए मानव आवास, हमारा जो घर है वहाँ पर एक तो हम लोग सजीव होते हैं, हमारे अलावा चींटी, मच्छर, मक्खी, अन्य भी जीव रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ मिट्टी, वायु, जल जैसी निर्जीव चीजें भी रहती हैं और इन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला है जैव घटक, दूसरा है अजैव घटक। जैव घटक क्या है कि किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक हैं। यानी किसी भी आवास में जो सजीव हैं
उन्हें जैव घटक कहते हैं, और जो निर्जीव चीजें हैं, निर्जीव वस्तुएं हैं, उन्हें अजैव घटक कहा जाता है। जैसे कि चट्टान हो गई, मिट्टी हो गया, वायु, जल जैसे अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं। आवास के अजैव घटक कौन से हैं? चट्टान, मिट्टी, वायु, जल आदि। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें कि सूर्य का जो प्रकाश है और उष्मा है, यानी जो उसका लाइट और हीट है, वे भी परिवेश के यानी आवास के अजैव घटक के अंतर्गत आते हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अभी हमने जैव तथा अजैव घटक की बात की और क्या होता है इसके बारे में जाना। अब ऐसा नहीं है कि जो अजैव घटक हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये हमारे लिए यानी सभी सजीवों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्य सा उदाहरण अगर हम लोग देखें कि यह सजीवों के लिए क्यों जरूरी है, तो अगर आप बीजों का अंकुरण करके देखेंगे तो जो बीज होता है अगर उसे पर्याप्त मात्रा में प्रकाश, वायु, नमी और उष्मा आदि, मतलब जितना तापमान होना चाहिए अगर उतना मिलेगा तभी उसमें अंकुरण होगा। आप चाहेंगे कि बर्फ में केवल बर्फ के बीच डालकर या फिर केवल पानी में डुबोकर हम लोग उसका अंकुरण कर लें, तो यह इसकी संभावना बहुत कम होती है। इसलिए क्या इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो अजैव घटक हैं वे सभी सजीवों के लिए बहुत जरूरी हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि अनुकूलन जो है वो अल्पकाल में नहीं होता, यानी अनुकूलन का जो प्रोसेस है वो बहुत धीरे धीरे होता है। ये नहीं है कि बस अचानक से आज हमारे शरीर में ऐसी शक्ति है कि हम गर्मी बर्दाश्त कर लें और अगले ही पल ऐसी शक्ति आ जाएगी कि हम सर्दी भी बर्दाश्त कर लें, ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने अभी कहा, अनुकूलन जब हम लोग देख रहे थे कि मछली जो है वो पानी में रहती है और जो मनुष्य है वो उसमें नहीं रह सकता है, तो ऐसा नहीं है कि अगर हमें पानी में रहने की जरूरत पड़ गई, अगर परिवेश बदल गया और जरूरत पड़ गई तो हम उसमें अचानक से अनुकूल हो जाएंगे, नहीं, हमें बहुत कठिनाई होगी प्रारंभ में। जैसे कि जो अनुकूलन की प्रक्रिया है वो हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन आते हैं। यानी जो अजैव घटक जिसकी हमने बात की, वायु, जल, प्रकाश, उष्मा, ये सब क्या है? ये सब अजैव घटक हैं। ये सब अचानक से नहीं बदल जाता, यानी ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पर अगर हम लोग मान लें कि जो झारखंड, बिहार, यूपी आदि का जो क्षेत्र है, यहाँ पर सामान्यतः गर्मियों के दिन में क्या होता है कि आपको गर्मी लगेगी ही, लू चलेगा ही। अब ऐसा नहीं होगा कि अचानक से आजकल के दिनों में आपको बहुत ज्यादा ठंडी देखने को मिल जाए। अगर ऐसा होगा भी तो यह हजारों सालों के परिवर्तन के बाद संभव है, अचानक से नहीं होगा। तो ऐसे में क्या होगा कि वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते वे मर जाते हैं। आप लोग सामान्य सा उदाहरण लीजिए, जैसे कोविड-19 का केस था, उस समय जो मानव शरीर इसमें अनुकूलित कर पाए खुद को, वे तो जीवित रह गए, लेकिन जिनमें अनुकूलन की संभावना नहीं थी, गुंजाइश नहीं थी, उन लोगों का देहांत हो गया। यही इसमें कहा जा रहा है। केवल वे जीव ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। जंतु विभिन्न अजैव कारकों के लिए विभिन्न विधियों से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, यानी जो वायु है, जल, प्रकाश, तापमान और जो जलवायु है, इसके अनुसार हम लोग विभिन्न विधियों से जो जीव जंतु है वो खुद को परिवर्तित करते हैं, और अगर नहीं करते तो वे विलुप्त हो जाते हैं। जैसे कि उदाहरण है आपका डायनासोर। डायनासोर जो है वो जो परिवर्तन हुआ, जो अजैव घटकों में जो भी परिवर्तन आया उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया, और उसके परिणाम में यह हुआ कि डायनासोर आज विलुप्त हो गए। लेकिन एक वक्त था जब ये बहुतायत मात्रा में पाए जाते थे। अभी हमने जैव घटक, अजैव घटक और अनुकूलन आदि के बारे में चर्चा की। अब हम लोग मरुस्थलीय आवास देखेंगे, जो कि स्थलीय आवास का एक प्रकार है। अब इसमें देखिए, मरुस्थल में जो जल होता है वो बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध होता है, पानी की कमी होती है, किल्लत होती है। मरुस्थल दिन में बहुत गर्म एवं रात में ठंडा होता है, यानी जो रेत है वो दिन में बहुत अत्यधिक गर्म होता है और रात्रि में ठंडी हो जाती है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं। ऊंट की शारीरिक संरचना उसे मरुस्थलीय परिस्थिति में रहने के योग्य बनाती है, क्योंकि मरुस्थल में ऊंट पाया जाता है, और ऊंट की जो शारीरिक संरचना होती है, वो जो बनावट होती है, उसे वहां पर रहने के योग्य बनाती है। हम आप नहीं रह पाएंगे, सामान्य जीव नहीं रह पाएगा। ऊंट के पैर लंबे होते हैं, जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है, ऊंचा उठा हुआ रहता, तो रेत की गर्मी उस तक बहुत कम मात्रा में पहुंच पाती है। उनमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल जो है वो शुष्क होता है, यानी वो लोग जो है वो यूरिन पास जो करते हैं वो बहुत ही कम होता है यूरिन की मात्रा, और साथ ही जो मल होता है, अपशिष्ट होता है, वे भी सूखा हुआ होता है, गाय के गोबर की तरह नहीं होता है। उन्हें पसीना नहीं आता है, इसलिए भी क्योंकि उनके अंदर जल की कमी होती है, तो वो उसकी पूर्ति कर सके इसलिए। और साथ ही साथ जो शरीर से जल जो है वो उसका ह्रास बहुत कम होता है। ह्रास यानी
कमी होना, जल का ह्रास बहुत कम होता है। अगर वो लोग जो है वो यूरिन भी वो लोग बहुत ज़्यादा नहीं करते, साथ ही जो उनका मल होता है वो भी शुष्क है, पसीना भी नहीं आ रहा है, तो इससे क्या होता है कि जो जल की कमी है शरीर में वो नहीं होती है। इसीलिए यही कारण है कि वे जल के बिना अनेक दिनों तक रह सकते हैं, यानी बिना जल पिए भी ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक वे रह पाते हैं। इसी का यह कारण है, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। अब ऊंट के अलावा भी मरुस्थल में अन्य जीव भी रहते हैं, जैसे कि चूहा हो गया, सांप हो गया। तो मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के ऊंट की तरह लंबे पैर नहीं होते, इसलिए वे क्या करते हैं कि दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वे भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं, यानी जमीन में ऐसे छेद करके बिलों में घुस जाते हैं दिन के समय में। और रात्रि के समय में, क्योंकि मैंने बताया कि मरुस्थल में क्या होता है कि दिन बहुत गर्म होता है और रातें ठंडी होती हैं, तो रात्रि के समय में जब रात होता है तब जब तापमान में कमी आती है तो वे अपने बिल से बाहर निकलते हैं। अब हम लोग जानेंगे मरुस्थलीय पौधों के बारे में। स्थानीय जो पौधे हैं, यानी जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, जैसे कि नागफनी हो गया, कैक्टस हो गया, जो अब जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तभी मैंने बताया था, तो उनमें वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल को बहुत कम मात्रा में निष्कासित किया जाता है, यानी उसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है, मतलब बहुत कम होती है। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं अथवा बहुत छोटी होती हैं, जैसे कैक्टस हो गया, नागफनी हो गया, इसमें पत्तियां या तो बहुत छोटी होती हैं या फिर वो कांटों के रूप में, कुछ पौधों में जो पत्तियां होती हैं वे कांटों यानी सूल का रूप ले लेती हैं। वो क्या होता है, जब पूछा जाएगा कि जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनके कांटे क्या होते हैं, तो पत्तियां ही परिवर्तित होकर कांटे में बदल जाती हैं। इससे क्या होता है कि पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन से होने वाले जल ह्रास में कमी आती है। जैसे कि मैंने इससे पहले बताया था कि जो पत्तियां होती हैं उनका मुख्य कार्य होता है वाष्पोत्सर्जन करना, उस पे छोटे छोटे जो रंध्र होते हैं, इससे वाष्प के रूप में पानी को बाहर निकाला जाता है। तो ऐसा जब होगा, जब मरुस्थल में एक तो पानी पहले से ही कम है, ऊपर से वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी उड़ भी जाएगा, तो क्या पौधे जीवित रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं वो सामान्यतः कटीले होते हैं, उनमें पत्तियां नहीं होती है, केवल कांटे होते हैं। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि अगर पत्तियां नहीं होंगी तो पत्तियों के द्वारा ही तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जाती है। तो यह जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनमें यह प्रक्रिया, यह जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है वो तने के द्वारा की जाती है। इनका जो तना होता है मोटी और मोमी परत से ढका हुआ होता है। अगर आप नागफनी का पौधा तोड़ के देखेंगे तो वो मोटा होता है, उसका जो तना होता है, और मोमी यानी चिकना होता है। हालांकि कटीला होता है, लेकिन अगर आप उसे छुएंगे करीब से तो आपके हाथ में कुछ चिकना पदार्थ लग जाएगा, जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है, यानी उससे भी, उसके तने से भी जल जो है उसकी कमी नहीं हो पाती, उससे ह्रास नहीं हो पाता। अधिकतर मरुस्थलीय पौधे की जड़ें जो है वो जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं, क्योंकि पानी ऊपर ही सतह पर नहीं होता, वाटर लेवल वहाँ का ऊपर नहीं होता, इसलिए वहाँ पर जो भी पौधे पाए जाते हैं मरुस्थल में उनकी जड़ें बहुत नीचे, बहुत गहरी पाई जाती है, ताकि वहां से वो जल का अवशोषण कर सकें। अब हम लोग स्थलीय आवास के दूसरा प्रकार पर्वतीय क्षेत्र को देखेंगे। यहाँ पे कौन से पौधे और कैसे कैसे जीव पाए जाते हैं। ये आवास जो हैं वे सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं और बहुत तेज हवाएं चलती हैं। कुछ क्षेत्रों में ठंड के दिनों में बर्फबारी भी होती है, यानी पर्वतीय क्षेत्र में जो है वो बहुत ठंड होते हैं। और ज़्यादातर अगर बोले कि जो शीत ऋतु होती है, यानी फिर कि जो ठंडी की जो दिन होते हैं, इसमें क्या होता है कि बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर जो वृक्ष होते हैं वो शंक्वाकार होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर शंकु के आकार के वृक्ष होते हैं, तथा शाखाएं तिरछी होती हैं, सीधी सीधी ऐसे ऊपर की ओर खड़ी हुई नहीं होती है, बल्कि नीचे की ओर झुकी हुई तिरछी होती हैं। इससे क्या होता है कि इसके आकार के कारण इससे जो होता है वर्षा का जल और जो बर्फ है, यानी क्योंकि मैंने बताया कि ठंड के दिनों में बर्फबारी भी होती है, तो ये जो बर्फ है वो नीचे आसानी से खिसक जाते हैं। इसका मुख्य वजह यही है। पर्वतीय क्षेत्र के पौधों के बाद अब हम लोग वहां पाए जाने वाले कुछ जानवरों के बारे में जानेंगे। देखिए, पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहां की परिस्थिति के अनुकूलित होते हैं, यानी उनके अनुकूलित होते हैं। उनकी मोटी त्वचा या फर ठंड से उनका बचाव करती है। क्वेश्चन पूछेगा कि आखिर पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले जंतुओं का ठंड से बचाव कैसे होता है, तो मोटी त्वचा और जो फर होते हैं, उनके शरीर पर जो बाल होते हैं, उससे उनके ठंड से बचाव करती हैं, रक्षा करती हैं। जैसे शरीर को गर्म रखने के लिए याक का
शरीर बाल से ढका हुआ होता है, ये याक है, और इसके शरीर पर लंबे लंबे बाल होते हैं जो कि ठंड से बचाव करता है। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं, देखिए यहाँ पर पहाड़ी तेंदुआ है और इसके शरीर पर फर होते हैं जिससे कि इसे कम ठंड लगती है। यह बर्फ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाता है। जब यह बर्फ पर चलता है तो इसके शरीर पर जो फर है वो इसे ठंडी से बचाते हैं। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे जो ऐसे चट्टान होते हैं उस पर दौड़ने के अनुकूलित होते हैं। यहाँ पर जो चित्र दिया गया है यह पहाड़ी बकरी है, यानी सभी जीवों को जो जिस आवास में रहते हैं उससे अनुकूलन करने के लिए कुछ विशेष क्षमताएं उनके अंदर होती हैं। अब हम लोग जानेंगे घास स्थल के बारे में। देखिए, शेर अथवा जो वन है वो वन में या फिर घास स्थल में रहता है। अब घास स्थल का मतलब आप लोग सामान्य रूप से जो यूपी, बिहार, झारखंड आदि में देख रहे होंगे वैसे घास स्थल नहीं। विश्व के अनेक देशों में बहुत बड़े बड़े घास स्थल पाए जाते हैं, जैसे प्रेरी हो गया, पंपास हो गया, तो ये सभी क्या है, ऐसे इन घास स्थलों में पाए जाते हैं। तथा हिरण जैसे जंतु का शिकार करता है। शेर क्या करता है कि हिरण का शिकार करता है और साथ ही वन या घास स्थल में रहता है। उसका कलर जो होता है मटमैला होता है, यानी हल्का भूरा रंग होता है, और इस रंग के कारण उसे शिकार में बहुत सहायता मिलती है, क्योंकि घास का कलर भी भूरा होता है और उसके शरीर का कलर भी भूरा होता है, जिससे जिसका वो शिकार करने जा रहा है उसे यह नहीं पता चल पाता कि हाँ शेर आसपास ही है और वो हमारा शिकार कर सकता है। इससे वह सूखे मैदानों में अब खुद को छिपाए रखता है और शिकार को कुछ भी पता नहीं चलता। चेहरे के सामने की आंखें उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायक होती हैं। उसके शेर के सामने आंख होती है और जो कि शिकार को खोजने में सहायक होता है। इसके अलावा देखें, जब शेर हिरण को खाता है तो घास स्थल में जाहिर सी बात है कि हिरण भी होगा। हिरण भी घास स्थल में रहता है। पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए इसके दांत मजबूत होते हैं। उसके लंबे कान उसे शिकार की गतिविधि की जानकारी देते हैं। इसके सिर के पार्श्व में यानी दोनों भागों में स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस कर सकती हैं कि आखिर कहां से शेर आ रहा है। हिरण की तेज गति उसे शिकार से भागने में मदद करती है। अब हम लोग देखेंगे कुछ जलीय आवास के बारे में। जलीय आवास के अंतर्गत पहला है समुद्र। अब समुद्र में कैसे जीव पाए जाते हैं? समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय यानी खारे पानी में रहते हैं, यानी सामान्य रूप से समझिए कि नमकीन पानी में रहते हैं, तथा श्वसन के लिए जल में विलेय वायु यानी जो जल में घुलनशील ऑक्सीजन है उसी का उपयोग करते हैं, उसी के द्वारा सांस लेते हैं। मछलियों का शरीर धारा रेखी आकृति का होता है। इससे पहले की क्लास में मैंने बताया था कि बीच में मोटा भाग हो और जो उसका सिरा हो और जो पूंछ का भाग हो अगर वो पतला है तो ऐसी आकृति को हम लोग धारा रेखीय कहते हैं। तो मछली का जो शरीर है वो धारा रेखीय होता है। उनकी यह आकृति जल में विचरण करने में सहायक होती है। इनका शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है और ये सल्क मछली को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो मछली के पंख एवं पूंछ चपटी होती है, जो इन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। मछली के गिल यानी कि क्लोम होते हैं, जो उसे जल में श्वास लेने में सहायता करते हैं या फिर मदद करते हैं। मछली किसके द्वारा सांस लेती है? गिल के द्वारा या क्लोम के द्वारा। समुद्र में दूसरे बहुत से जीवों का शरीर जो है वो धारा रेखीय होता है और इसी की मदद से वे भी गति कर पाते हैं। आगे दिया गया है स्क्विड और ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का जो शरीर है आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता है। वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं, यानी नीचे तली में रहते हैं, तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं, यानी उनका शेप वो अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो जब चाहे, जब उन्हें जाना होता है, तैरना होता है, तो वे खुद के शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। जल में सांस लेने के लिए इनमें क्लोम होता है, यानी इनमें भी क्लोम होता है। डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होता है। तब आप सोच रहे हो कि अगर गिल ना हो, क्लोम ना हो, तो ये सांस कैसे लेते होंगे? ये अपने सिर पर स्थित नासाद्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं, यानी छोटे छोटे इनके शरीर पर जो छिद्र होते हैं उसके द्वारा ये सांस लेते हैं। ये लंबे समय तक जल में बिना सांस लिए भी रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह यानी जल से बाहर आकर और श्वसन छिद्रों से बाहर जल को निकाल देते हैं तथा स्वच्छ वायु को अंदर भरते हैं। सामान्य रूप से समझिएगा कि डॉल्फिन और व्हेल जो है इनमें गिल नहीं होता है, तो ये सांस कैसे लेते हैं? ये नासाद्वार के द्वारा और वात छिद्रों के द्वारा सांस लेते हैं और ये लंबे समय तक बिना सांस लिए भी रह पाते हैं।
कुछ वक्त बाद इनके जो वात छिद्र होते हैं और नासा द्वार में पानी भर आता है। तो वैसे समय में ये ऊपर आते हैं और फिर से जो पानी भरा हुआ है उसे बाहर निकालते हैं और स्वच्छ वायु को अंदर भरकर और फिर से नीचे चले जाते हैं। आपने अगर कभी देखा होगा तो बार बार जो डॉल्फिन ऊपर आती है, इसका वजह है कि वो जल को बाहर निकाल कर और स्वच्छ वायु को भरने के लिए बाहर निकलती है। अब हम लोग तालाब एवं झील में स्थित आवास को देखेंगे, वहां पर कौन कौन से जीव रहते हैं। जलाशय में कुछ पौधों की जड़ें जलाशय की तलहटी की मिट्टी में स्थिर रहती है। जलीय पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं, यानी बहुत बड़ी नहीं होती। जैसे कि आप लोग नीम, आम, पीपल आदि के वृक्ष में देखेंगे कि जड़ें बहुत बड़ी विशाल होती हैं, तो ऐसे इनमें नहीं होती है। इनका मुख्य कार्य पौधे को तलहटी में जमाए रखना होता है। इन पौधों का जो तना होता है वो खोखला एवं हल्का होता है। इन पौधों का जो जलीय पौधे होते हैं उसका तना कैसा होता है? खोखला होता है, हल्का होता है। तना जो है जल की सतह तक वृद्धि करता है, यानी जल जहां तक ऊपर तक है वहां तक वृद्धि करता है, और जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर प्लवन करते रहते हैं, यानी उसी के ऊपर पत्तियां और फूल जो है वो पानी के ऊपर दिखती है और अंदर जो होती है वो जड़ें होती हैं। आगे दिया गया है, कुछ जलीय पौधे जल में पूरी तरह डूबे होते हैं। ऐसे पौधों के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं, यानी जल में ही इनका विकास होता है। इनमें से कुछ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वे संकरी होती हैं और पतले रिबन की तरह होती हैं। यह बहते जल में सरलता से मुड़ जाती है, यानी टूटती नहीं है। अगर इनका शेप जैसे विशाल पेड़ की तरह हो तब तो ये टूट कर बह जाएंगी, इसलिए इनका जो पत्तियों का आकार होता है वो सर्पिलाकार होता है, और जैसे जल का बहाव जा रहा है, जैसे धारा जा रही है, वैसे ही ये भी बहते चले जाते हैं। और इससे क्या होता है कि इनकी पत्तियों को कोई क्षति नहीं होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ तक पानी ऐसे भरा हुआ है, अब इसमें कोई पौधा है जो कि ऐसे इसमें उगा हुआ है नीचे से नीचे ऐसे। अब अगर जैसे जैसे धारा बह रही है वैसे वैसे इसकी पत्तियां भी अगर इधर इधर हिल डुल पा रही हैं तो क्या यह टूटेगा? नहीं टूटेगा। जो लचीला होता है वैसे भी कहा जाता है कि वो टूटते नहीं हैं। अब तालाब में पेड़ पौधों के अलावा मेंढक भी पाया जाता है। मेंढक जो है आमतौर पर तालाब में पाया जाने वाला एक जंतु है। यह जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकता है। इसके जो पश्चपाद हैं, यानी जो पिछले पैर हैं, वो लंबे एवं मजबूत होते हैं, जो इन्हें छलांग लगाने एवं शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। क्या करते हैं? पिछले जो पैर होते हैं वे क्या करते हैं? वो छलांग लगाने में और शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। और जो पिछले पैर की जो अंगुलियां होती हैं उनमें जाल युक्त होता है, जाली जाली आपको दिखेगा। वो क्या करती हैं? इसकी मदद से वे पानी में तैरते हैं, इसी की सहायता से वे पानी में तैर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में बस इतना ही था। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।